दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राम किशोर पारचा और आज मैं आपको अपने 40 साल पुराने एक दोस्त, मशहूर एक्टर और उनके बारे में और बाकी की बातें मैं बाद में बातचीत में करता हुआ और बताते हुए चलूंगा, अजय रोहिला से मिलवाता हूं। अजय रोहिला वो एक्टर हैं जिन्हें आपने गंगा जल में एक जुझारू संपादक, अखबार के मालिक के रूप में देखा होगा, रक्तांचल में देखा होगा। इसके अलावा बैंडिट क्वीन समेत उन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा बड़ी फिल्में की। मंगल पांडे जैसी फिल्म उनके खाते में है। आज 40 साल बाद वो जब मुझसे मिलने आए तो बातचीत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 40 साल बाद मिलने का और ना मिलने का राज क्या है और उनसे मेरी पहली मुलाकात कैसी थी। आइए मिलते हैं अजय रोहिला से। अजय रोहिला माने एक जन्मजात एक्टर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली क्यों आना हुआ? हाँ, दिल्ली एक थिएटर ग्रुप ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी एक्टिंग के ऊपर, उसके लिए आना हुआ था, जिसकी आज आखिरी दिन था। उसके बाद आपसे बात हुई तो हमने कहा चलो मुलाकात करते हैं। मुंबई और दिल्ली का जो फ़र्क है चीज़ों का, अब इतने साल से आप मुंबई में रह रहे हैं और एक शानदार करियर जो है आपका रहा है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने की हैं, मंगल पांडे आपने की, बैंडिट क्वीन आपने की और गंगा जल जैसी फिल्में की। उसके बाद बहुत मशहूर रक्तांचल जैसी वेब सीरीज़ भी आपने की। तो जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के बाद मुंबई और दिल्ली का जो माहौल है, अभिनय के मामले में नहीं वैसे भी, उसमें क्या बेसिक फ़र्क आपको नज़र आता है? सिविक सेंस का फ़र्क है। अच्छा। मैं दिल्ली में रहा, मुंबई जाने से पहले थिएटर किया, कॉलेज यहाँ से किया, स्कूल यहाँ से किया। यहाँ के लोग जुझारू हैं, मेहनती हैं, टैलेंटेड भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सिविक सेंस की दिक्कत है दिल्ली में। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इसकी वजह ये है कि दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ का अपना एक कल्चर होता है। हम पंजाब जाते हैं तो वहाँ का एक कल्चर है, हम हरियाणा जाते हैं तो कल्चर है, जैसा भी है, हर जगह का एक कल्चर है, महाराष्ट्र का एक कल्चर है। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली का ऐसा कोई अपना कल्चर नहीं रहा। ये घालमेल रहा हमेशा से यहाँ पे। तो और राजनीतिक राजधानी है तो पावर के का भी नशा रहता है हर आदमी को। हर आदमी किसी न किसी एमपी एमएलए को जानता है और कहता है कि हाँ आई नो समवन। तो वो सिविक सेंस का प्रॉब्लम। अदरवाइज दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड लोग बहुत मेहनती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और टैलेंटेड भी हैं। सो अगर आप देखेंगे कि इवन इन सिनेमा, इन बॉलीवुड, दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपना मुकाम बनाया है। ख़ास तौर से पंजाब से जो दिल्ली होते हुए जो लोग पहुँचे हैं, या इवन बिहार वगैरह से भी जो दिल्ली रहते हुए फिर मुंबई पहुँचे। दिल्ली में यू कैन हैव योर ट्रेनिंग, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मुंबई में ट्रेनिंग की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप पहुँचते हैं तो जीवन जीने का जो जद्दोजहद है उसमें लग जाते हैं आप। लेकिन अजय, मैंने एक चीज़ देखी है कि बॉलीवुड जो है ना, एक रिजिड और एक लिमिटेड कम्युनिटी है बॉलीवुड का, क्योंकि महाराष्ट्रन कल्चर वहाँ ज़्यादा हावी है। तो जो दिल्ली से या बाहर से लोग जाते हैं, जनरली ये फिनोमेना बना हुआ है कि बॉलीवुड में बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और आप भी गए हैं, टिग्मांशु धूलिया गए हैं, या दूसरे लोग जो गुजरात से या बिहार से आते हैं, मनोज वाजपेयी हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको अपने आप को वहाँ दर्ज करवाना, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इवन अमिताभ बच्चन साहब को भी आज तक बाहर से आया हुआ एक्टर ही मानते हैं। शाहरुख खान सुपरस्टार हैं बट बाहर के हैं। तो फिर वहाँ का है कौन? मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली मुझे लगता है गलत जानकारियाँ हैं। ठीक है, मुंबई में मराठी कल्चर है, वहाँ पे महाराष्ट्रन कल्चर है, पर जब तक हम हिंदी सिनेमा की बात करेंगे तो इसका उल्टा है। आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में तो मराठी एक्टर बहुत कम है। अगर वैसा होता है कि मराठी एक्टर ही होंगे, बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनकी तक संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी सिनेमा जो है राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उसमें
हर क्षेत्र के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, और ख़ास तौर से पंजाब के ज़्यादा हैं। अगर आप शुरुआती फिल्में देखें तो हमेशा आप पाएंगे कि हीरो पंजाबी होता था, अभी भी वही है, और हीरोइन दक्षिण से आती थी। दक्षिण से आती थी। और जो टेक्नीशियंस हैं और जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो महाराष्ट्र और बंगाल साउथ से होते थे। मतलब आप विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, आप जो भी नाम लीजिए। तो ये मुझे लगता है शायद सही जानकारी नहीं है अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें। बल्कि मुझे तो उसका उल्टा एहसास हुआ वहाँ जाकर। वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने किसी व्यक्ति को वहाँ भूखे मरते हुए नहीं देखा। फिर अजय, ये जो बच्चन साहब के बारे में और शाहरुख खान के बारे में जो कहावतें हैं, वो इस रूम में रहे और उन्होंने ब्रेड खाई और सोफे पर बेंच पर सोए, ये सब क्या फिनोमेना और क्या अफवाहें हैं? नहीं देखिए सर, ऐसा है कि जब शुरुआती जो संघर्ष है काम पाने का, वो तो सबको ही करना पड़ा। हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो बॉलीवुड है या कोई भी जो फिल्म है, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे मराठी हो, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो हिंदी हो, वो एक इंडस्ट्री है जैसे सभी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इंडस्ट्री में का काम बेसिकली पैसा कमाना है, बिजनेस है। इंडस्ट्री मतलब बिजनेस। हाँ, कभी एक दौर था जब ये सिर्फ कला थी, लेकिन अभी ये बिजनेस है। तो एक व्यक्ति जो, मान लीजिए आप भी एक फिल्म बनाएंगे 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, तो आप चाहेंगे कि वो पैसा वापस आए और कुछ पैसा कमाए, कमा कर आपको मिले। तो डेफिनेटली वो उन लोगों को लेना चाहेंगे जिसके नाम से फिल्म बिकती है, और वो तय करेंगे, जिसका पैसा है वो तय करेगा कि किसको लें और किसको ना लें। और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया, उन्होंने लिया उनको। अब जैसे आपने शाहरुख खान की बात की, या अमिताभ बच्चन की बात की, या मनोज वाजपेयी की बात करें, सौरभ शुक्ला, बहुत सारे लोग हैं, हिमांशु धूलिया हैं, या कोई भी जो लोग हैं, उन लोगों ने जैसे जैसे अपने आप को साबित किया, उन लोगों ने लिया। अब अगर जितने भी लोग हैं जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें से कोई भी मराठी नहीं है, हार्डली एनी वन। या करण जौहर मराठी है, या प्रकाश मेहरा मराठी थे, या राज कपूर मराठी थे, कोई भी मराठी नहीं है। हाँ। सो ऐसा ये एक बिजनेस है, और शो बिजनेस है। जो मैं 3 क्षेत्रों के बारे में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्पोर्ट्स, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट खास तौर से, एंड पॉलिटिक्स, ये करना पड़ता है बॉस। मतलब आपकी जगह कोई नहीं कर पाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। अगर अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन को ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। अभिषेक बच्चन उनकी जगह एक्टिंग नहीं कर सकते, ना अभिषेक बच्चन की जगह अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप फिल्म मेकर हैं या डायरेक्टर हैं तो फिल्म बनेगी, रिलीज होगी, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पब्लिक। दर्शकों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्रगल और बिजनेस और अभिनय की दुनिया के साथ बॉलीवुड, और जब दिल्ली और मुंबई की हम बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है और जो सिनेमा को जानते हैं, अजय के पास 20 से 25 फिल्मों की जो लिस्ट है वही नहीं है, वेब सीरीज ही नहीं है। एकनाथ रानाडे के जीवन पर बनी हुई एक ऐसी फिल्म भी है जो दुनिया भर में चर्चा का कारण बनी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उस फिल्म को लेकर अजय से मुलाकात की और उस पर पर्सनल ट्वीट किया। उसके बाद सरकारी तौर पर उस फिल्म का प्रदर्शन किया गया विज्ञान भवन में, और उस फिल्म के जरिए अजय दुनिया भर में छा गए। छोटी सी जानकारी के साथ अजय से उस फिल्म के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उनकी फिल्मों में जो खास फिल्में कौन सी हैं जिनको लेकर के वो आज भी याद करते हैं कि मैंने वो फिल्म की तो अच्छा किया। अजय, सबसे पहले तो मैं एकनाथ रानाडे के बारे में जानना चाहूँगा कि 5-6 साल उस फिल्म को किए हुए हो गए हैं, लेकिन अब भी जो लोग तुलना करते हैं आपकी बाकी की फिल्मों में भूमिकाओं से, वो एकनाथ रानाडे जैसी भूमिका कभी नहीं हुई। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? दरअसल उसमें मेरा कमाल कुछ नहीं है, वो एकनाथ रानाडे जी का कमाल है। वो उनके जीवन पर फिल्म थी और कहानी उनकी थी, तो जो लोगों को अच्छी लगी वो कहानी अच्छी लगी, और ठीक है। मैंने उसमें राणा जी का रोल किया था, एकनाथ जी का रोल किया था, वो बड़े बड़े व्यक्ति थे। और अब मैं क्या कहूँ, संयोग था कि मुझे वो रोल मिला, और काफ़ी लोगों ने उसे देखा और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, और ठीक है,
संयोग कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं। लेकिन अजय, वो एक फिल्म से ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो के एस्टेब्लिशमेंट वाली फिल्म है, ऐसा भी माना गया है। क्योंकि उस फिल्म को अगर हम गौर से देखें तो एकनाथ रानडे जो हैं वो संघी थे और शाखा के आदमी थे। तो एक विचारधारा को लेकर बनाई गई फिल्म भी वो मानी जाती है। पर जिस तरह से वो फिल्म पसंद की गई, न केवल पॉलिटिकल सिनेरियो में बल्कि पब्लिकली भी उसको पसंद किया गया और सभी भाषाओं के लोगों ने उसको पसंद किया, तो ये भी तो कोई वजह रही होगी। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका आपको मिला, तो एकनाथ रानाडे बनना कोई आसान काम तो है नहीं। जैसा आपसे बातचीत में हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि एकनाथ रानाडे जब ट्रेन से उतरे थे, पहले आपने एक जगह का नाम बताया, तो माउंट आबू, तो मोदी जी खुद उनको रिसीव करने गए थे और उनका हाँ मोदी जी वॉज ए किड। हाँ, और उस समय जो है उनका थैला उठाकर मोदी साहब गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि इस बच्चे पर थोड़ी मेहनत करिए। तो ये जो एक सीन उस समय बना रहा होगा, इसको निभाते वक्त या उस कैरेक्टर को निभाते वक्त कुछ तो आपको लगा होगा कि ये फिल्म आपके जीवन की या आपके करियर की बेस्ट फिल्म कही जा सकती है। दरअसल ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था तब। अच्छा। और जहाँ तक आप वो संघीय विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो उस फिल्म में इस तरीके का कुछ नहीं कहा गया है कि ये एक खास विचारधारा की फिल्म है। हाँ, और मुझे तो दरअसल फिल्म करने का पता लगा था कि ऐसा है। वो एकनाथ जी आरएसएस में थे और कुछ समय के लिए, पर उसके बाद वो साउथ चले गए थे। साउथ में एक उनका कुछ मिशन था, वो चाहते थे कि भारत के अंतिम छोर पर स्वामी विवेकानंद जी का एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था 3 दिन समुद्र के अंदर जाकर। अच्छा। तो उन्होंने अपने जीवन का वो मकसद बना लिया था एकनाथ जी ने, और उस मकसद को उन्होंने पूरा किया। तो इसलिए उस फिल्म का नाम भी है वन लाइफ वन मिशन। अच्छा। और वो दरअसल फिल्म किसी एक खास विचारधारा के लिए फिल्म नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक समय में आरएसएस में थे। पर वो एक राष्ट्रीय स्मारक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से काम किया। और द बेस्ट पार्ट ऑफ एकनाथ रानाडे जी वॉज के वो ये सब के परे थे। मतलब किसी एक विचार, वो इंदिरा गांधी से ही मिले, वो ज्योति बसु से मिले, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, मुख्यमंत्री थे, वो देवीलाल से ही मिले, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिले और उन्होंने कहा कि हम ये बनाना चाहते हैं स्मारक और आप इसमें हमारी मदद कीजिए। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सभी ने, अपार्ट फ्रॉम आप लोग पॉलिटिकल विचारधारा कुछ भी होने के बावजूद, सबने उसमें मदद की उनकी। तो पार्लियामेंट में जब वो गए संसद भवन, तो उनको कहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि अगर आप इतने एमपीज का सिग्नेचर ले आएंगे तो मैं बात करूंगा। वो तो उससे 20 गुना 50 गुना ज़्यादा एमपीज के सिग्नेचर लेकर पहुंच गए, लीजिए। सो वो अद्भुत व्यक्तित्व थे। और जैसे उन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की कन्याकुमारी में, वहीं पर ये एकनाथ ये अपना विवेकानंद जी रॉक मेमोरियल बनाया, जो किसी धर्म के बारे में नहीं है। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है किसी धर्म के बारे में नहीं है, वो राष्ट्रीय स्मारक है। और जिस प्रकार उन्होंने जब विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, तो उस समय जो उन्होंने कहा, वो ये कहा कि हमें, जो विवेकानंद केंद्र के जो लोग हैं जो उसमें शामिल होंगे, कुछ 5 या 6 लोगों के साथ उन्होंने शुरू किया था वो, कि इनका काम है विवेकानंद जी की विचारधारा को समाज में पहुंचाना, न केवल थ्योरी के रूप में, व्यवहार के रूप में। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कोई भी जो विवेकानंद केंद्र का जो सदस्य होगा, वो किसी धर्म विशेष के कपड़े नहीं पहनेगा, कि मान लीजिए कोई भगवा कपड़े पहने हुए या नहीं, साधारण जैसे व्यक्ति होते हैं वो साधारण व्यक्ति में रहेगा, जो जैसा है जहाँ है वैसा ही है। आप कोट पैंट पहनना चाहें आप कोट पैंट पहनिए, आप धोती पहनना चाहते हैं आप धोती पहनिए, आप सन्यासी की तरह नहीं दिखने। क्योंकि उनका मानना था कि जैसे ही आप सन्यासी की तरह दिखते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति एक विशेष भाव जागता है, श्रद्धा आ जाती है। उनका कहा ऐसा नहीं करना है, हमें विवेकानंद जी की विचारधारा को जमीन पर उतारना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि महिलाएं भी इसकी सदस्य बनेंगी।
जो कि आरएसएस में तो संभव नहीं है। संभव नहीं। तो इसलिए उस समय आरएसएस के कुछ लोग उनके विरोधी भी हो गए थे। क्या वाकई में लोगों की विचारधारा में संघ और शाखा और आरएसएस को जिस तरीके से इंगित किया जाता है कि वो एक विचारधारा तो है, लेकिन हिंदुइज्म के साथ चलती हुई एक खतरनाक विचारधारा है, तो ये सही है क्या? ऐसा तो महसूस नहीं होता है कहीं भी। देखिए सर, बात परसेप्शन की होती है। आप जो परसेप्शन बनता है वो क्यों बनता है, उस पर मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी बात का में क्यों की तलाश होनी चाहिए। क्यों, तो अगर हम क्यों पा जाएंगे, क्यों का जवाब पा जाएंगे, तो जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब ये जैसे आप बता रहे हैं कि आरएसएस को मानने वाले उसके फॉलोअर्स करोड़ों हैं, उनको ऐसा नहीं लगता, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है। अच्छा अजय, एक चीज तो इसको जो ये परसेप्शन बना है, ये क्यों बना, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन एक बात जो सोचने वाली है, जब आपने एकनाथ राणा डे की और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पर्सनल ट्वीट किया आपका नाम लेकर, तो हाँ, फिल्म का नाम लेकर, कैसा लगा? नहीं, अच्छी बात है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने विज्ञान भवन में उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था। और उसके बाद ये जो घटना है जो मैं बता रहा हूँ, जो आबू धाबी वाली, और वो उन्होंने खुद वहाँ मंच से बताई थी, उसके बाद उसको फिल्म में शामिल किया गया। तो इस फिल्म के अलावा जो फिल्में आपने की हैं अभी तक, 20 फिल्में आपके पास हैं, आप कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको अभी तक के अपने 40 साल के करियर में याद करते हैं? नहीं, फिल्मी करियर तो मेरा बहुत छोटा रहा, उससे पहले मैं थिएटर करता था, लेकिन अभी उस फिल्म की तलाश है जिसको याद किया जा सके। नहीं, थिएटर में भी आपने बहुत सारी भूमिकाएं की हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आज से नहीं जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं, तो 40 साल से ज़्यादा आपका करियर हो चुका है, तो कोई ऐसी भूमिका फिल्म की या थिएटर की जो आपको सबसे ज़्यादा आज भी याद आती हो? और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय सिर्फ एक्टर ही नहीं है, लेखक हैं, निर्देशक हैं और बहुत अच्छे पेंटर भी हैं और सेल्फ टॉट पेंटर हैं। तो पेंटिंग भी करते हैं, लेकिन जिस तरह की पेंटिंग वो करते हैं वो भी एक विचार है, जिस तरह का अभिनय वो करते हैं वो भी एक विचार है। बट हम इनसे जानेंगे कि इस टोटलिटी में उनकी अपने विचारधारा किस विचार की तत्व से आकर के जुड़ती है। तो जहाँ तक आपने पहला सवाल किया कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मुझे विशेष प्रिय है, तो अभी तक तो ऐसा नहीं मिला, कोई इंतजार है उसका। और जहाँ तक आप विचारधारा की बात करते हैं, तो मेरी विचारधारा है मनुष्यता, कि जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाए, उसके जीवन को एक बेहतर जीवन बनाए, वो काम हमें करना चाहिए। जैसा स्वामी विवेकानंद भी कहते थे और मानते थे, मैं भी मानता हूँ, कि अगर हम एक बेहतर मनुष्य बन जाएं, एक सही मनुष्य बन जाएं, क्योंकि हम सब ने जन्म एक मनुष्य के रूप में लिया है। ये विचारधाराएं तो हमें बाहर से मिली हैं, यहाँ तक कि जो मेरा नाम है या आपका नाम है वो भी आपने खुद ने चुना नहीं है, ना मैंने चुना है, किसी दूसरे ने दिया है। ऐसी विचारधाराएं भी दूसरे लोग दे रहे हैं। तो इसमें ना फंसते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बने, एक सही इंसान बने और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा, दिल्ली से जाकर बॉम्बे में पहली फिल्म कौन सी की है जी? पहली फिल्म थी मेरी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जब्बार पटेल ने डायरेक्ट की थी, और उसमें ममूटी वॉज अम्बेडकर एंड आई प्लेड अम्बेडकर ब्रदर इन दैट। अच्छा, 98 में मैंने फिल्म की थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था, 2-3 नेशनल अवार्ड मिले थे उस फिल्म को। वो एक फिल्म थी। तो उसके बाद कौन कौन सी फिल्में की, और वेब सीरीज जो है उसको लेकर अब रक्तांचल में काफ़ी चर्चा हुई आपकी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, देखी भी गई, उसका सेकंड सेशन भी आया, तो कौन सी और फिल्में थी जो उसके बाद लगातार आपने की और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आपने की? उसके बाद मुझे लगातार फिल्में मिलती रही। मैं राम गोपाल वर्मा के साथ काम कर रहा था, सत्या थी, डी कंपनी थी, फिर मैं गंगा जल, सत्ता, सुपारी, दम, लगातार कई फिल्में चल रही थी मेरी उन दिनों। टीवी बहुत कर रहा था उस समय, ये डेली सोप का ज़माना नहीं था, तो वीकली होते थे, तो मैं 4-5 सीरीज कर रहा था। केतन मेहता के साथ एक सीरियल कर रहा था, प्रधानमंत्री, उनके साथ 2 फिल्में की मैंने, रंग रसिया और मंगल पांडे। तो
मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ 7-8 प्रोजेक्ट उस समय एक साथ कर रहा था। कुछ उस समय चल रहे थे, स्टार बेस्ट सेलर्स वगैरह बनते थे, वो करता था काफ़ी सारे। फिर अचानक मैंने 2002 में एक्टिंग करना बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैं पेंटिंग्स कर रहा था, आई वॉज मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड दैट्स इट। फिर अचानक एक दोस्त की बेटी का फ़ोन आया 2008-9 में। वो कहीं जॉब कर रही थी किसी प्रोडक्शन हाउस में। उसने कहा, अंकल ऐसा एक रोल है और कल से हमें शूटिंग करनी है, प्लीज़ आप कर लीजिए। मैंने कहा, इससे तुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा, मेरा जॉब बच जाएगा। अच्छा। देन आई डिड इट। सो वो शुरू हुआ, फिर उसके बाद वापस एक के बाद दूसरा काम, दूसरे का तीसरा काम मिलता चला गया। फिर मैंने एक दिन पाया कि मैं ये डेली सोप में फंस गया हूँ। तो मैं बालाजी के 2-3 सीरियल्स कर रहा था, वो डेली सोप थे। एक तो बड़ा चर्चित था, वो पवित्र रिश्ता। तो पवित्र रिश्ता में कर रहा था और उनके साथ उसका एक दूसरा भी बालाजी का एक सीरियल कर रहा था। तो मुझे दिन और रात का पता ही नहीं लगता था कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पवित्र रिश्ता में एक शॉट था मेरा, तो मैंने कहा कि वो मेरा पैकअप हो गया क्या? मैं क्योंकि 5-6 दिन से लगातार काम कर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं सर, आपका एक शॉट है, उसके बाद आपका पैकअप हो जाएगा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो मैं चला गया वेनिटी में सोने के लिए। फिर मेरे को रात को कुछ 2-3 बजे आँख खुली मेरी। मैंने कहा, जाके पूछता हूँ किसी असिस्टेंट को कि वो शॉट कब करेंगे यार। मैं गया तो मैंने कहा, यार वो तुम शॉट कब करने वाले? कहते वो हो गया। मैंने कहा, कब? बोला, आपने दिया था, हमने उसके बाद कहा था पैकअप, आप घर जाइए। विच आई डिडेंट बिलीव एक्चुअली कि मैंने एक शॉट दिया, वो ओके हुआ और मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने सोते सोते शॉट दिया, उन्होंने दिखा दिया मुझे, एक शॉट है और फर्स्ट क्लास शॉट है, ओके शॉट है। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो मुझे नहीं करना था। तो मैंने उनको कहा कि अब मैं ये नहीं करूँगा यार, ये सीरियल नहीं करूँगा ना। आई लेफ्ट दैट सीरियल पवित्र रिश्ता। मैंने फिर वो कुछ 20-25 एपिसोड्स करने का तो छोड़ दिया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे, उनका सुशांत का पहला सीरियल था। सो समटाइम दिस हैपन एंड देन यू रियलाइज कि यार ये क्या कर क्या रहे हो आप। तो अभी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज या कोई टीवी का शो ऐसा है? अभी तो मैंने वेब सीरीज की थी और अभी खत्म की थी। अभी आजकल मैं कुछ एक्टिंग क्लासेस कर रहा था दिल्ली में, कर रहा हूँ, मतलब आज ही खत्म हुई है। और अभी कुछ एक शॉर्ट फिल्म्स बनाने का योजना है, वो बनाएंगे। और अब लास्ट में मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाह रहा हूँ। जो मैंने पहले बातचीत शुरू करते वक्त अजय के बारे में कहा था कि अजय से मेरी मुलाकात कैसे हुई। चूँकि ये बहुत पर्सनल किस्म का इंटरव्यू है, मैंने पहले कभी ऐसा इंटरव्यू पर्सनलाइज करके नहीं किया है, बट इसे मैं करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि 40 साल के बाद अजय से मिलना हो रहा है और इनको देखना भी एक सुखद एहसास है। मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, मुझे पेंटिंग सीखना था और वहीं से जर्नलिज्म और मास कॉम और ये सारी चीज़ें मैंने जब शुरू की, तो जो मेरा पहला साल था 1984 में, एडमिशन के बाद मैं कैंटीन चाय पीने गया था। तो कैंटीन में वहाँ जाके देखा मैंने कि कुछ मेरे सीनियर्स दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्हीं में मेरे एक जानने वाले सीनियर दोस्त थे। तो उन्होंने कुछ लोगों से मिलवाया, तो उसमें अजय भी थे। अब बाई चांस की बात है कि उस समय मैं नया था और एक्सरसाइज वगैरह किया करता था, तो शरीर भी बहुत अच्छा था। तो अजय ने मुझे देखा, तो मैंने ब्राउन एक शर्ट हाफ बाजू की और जीन्स पहनी हुई थी। तो अजय ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, फ्रेशर। मैंने कहा, हाँ सर। तो बोले कि बॉडी बिल्डिंग करते हो, सेहत बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा, हाँ सर है। बोले, अच्छा दिखाओ ज़रा, मसल्स दिखाओ। तो मैंने ऐसे ऊपर करके दिखा दिया। तो अजय ने कहा कि अब बटन खोलो, कमीज के बटन खोलो। मैंने बटन की कमीज भी खोल दी है कि चलो कोई नहीं, सीनियर हैं तो कह रहे हैं, तो डिसोबे नहीं करना है। तो उसके बाद जब अजय ने थोड़े से और नीचे बढ़े तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने बड़े ज़ोर से कहा कि सीनियर हो गए तो भाई देखो अपनी तरह के रहो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन बाद में फिर अजय ने मुझे उठ के गले लगाया और मेरे एक सीनियर दोस्त ने, उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, आप राम परेशान मत होइए, ये तो मजाक कर रहे हैं। और उसके बाद बात आ ही गई होगी, हम बैठे, चाय हमने पी। अब एक हफ्ते के बाद जो है मैंने फिर अजय को तलाश किया कि वो मेरे सीनियर थे यार, उन्होंने ऐसे किया था, चलो एक बार मिलते हैं। तो अच्छा है, मैं जूनियर था तो लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला
कि अजय बाबू जो हैं ये एक्चुअली कॉलेज में स्टूडेंट ही नहीं थे और इन्होंने बाहर से आकर मेरी रैगिंग कर दी थी। और उस वक्त को लेकर आज तक फ़ोन पर इनसे मेरी हज़ारों बार बातें हुई हैं, और जब भी बात होती है कि इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ मेरा रहता है और मैं इनको याद दिलाता हूँ तो ये बहुत हंसते भी हैं। तो आज जब ये डिफ के ऑफिस में आए हैं दिल्ली फेस्टिवल के, तो ये वर्कशॉप के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ मिलने के लिए, तो बोले नहीं 40 साल हो गए, मैं खुद मिलने आता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा सुखद एहसास है कि 40 साल के बाद वो आदमी आज मुझे मिलने आया है जो इतना बड़ा एक्टर है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और उसका सम्मान देश सरकार और विदेशों में भी होता है। तो ये दिल्ली फेस्टिवल के लिए भी बड़ी बात है कि वो आज यहाँ है। लेकिन मैं अजय से ही पूछूंगा कि अगर आज वो उस 40 साल पहले की मेरी घटना को याद करते हैं कमीज उतरवाने की, तो उन्हें क्या महसूस होता है? अजय। अब ये रिपोर्टर नहीं है। दरअसल अब आपको राम ये तो पता लग ही गया होगा कि उस समय भी मैं शानदार एक्टर था। मैं वहाँ पर स्टूडेंट नहीं था और मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था कि मैं यहाँ का सीनियर स्टूडेंट हूँ, और आप इस बात को मान रहे थे। और ना केवल आप और सारे स्टूडेंट मान रहे थे। दरअसल मैं केएम कॉलेज में पढ़ता था और मैंने सोचा कि जामिया में एडमिशन लेते हैं फाइन आर्ट्स में, और मैं एडमिशन लेने के लिए गया था वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ एडमिशन के लिए ट्राई भी किया और मुझे एडमिशन मिला भी। फिर मैं देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में ज़्यादा है, सो आई वेंट बैक टू थिएटर। पर अब जब आज बता रहे हो ये बात, तो मुझे भी ये लग रहा है कि यार वाह, मैं एक्टर तो तब भी शानदार था कि जीवन में भी मैं लोगों को बिलीव करवाता था कि यार समथिंग आई एम देयर। बट इट वाज अ फनी मोमेंट, इट वाज लाइक जस्ट गेट टुगेदर टू नो ईच अदर। और वो जो जामिया के सीनियर लोग थे, मैं जब वहाँ पर वो टेस्ट देने गया था, एनाटॉमी का टेस्ट था, मुझे याद है जतिन दास वाज देयर इन दैट टाइम, द फेमस पेंटर जतिन दास वाज द डायरेक्टर देयर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो जो सीनियर्स लोग थे उनके नंदा के फादर, सो वो जो सीनियर्स थे वहाँ के, वो मेरे दोस्त हो गए थे। और हम लोग साथ चाय वाय पीते थे, मस्ती करते थे, तब वैसी तुमसे मुलाकात हो गई। और क्योंकि वो एक्टर नहीं थे, मैं एक्टर था, तो हमने वो एक एक्ट किया और दैट वाज इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज गुड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नाउ इवन नाउ वी नो ईच अदर, सो इट इज ग्रेट, इट वाज ग्रेट। सो बहुत आज तुमसे मिलने के बाद बहुत आनंद हुआ, बहुत मज़ा आया, और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत शानदार काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, पहले भी थी, हमेशा आगे भी रहेंगी। अपना ध्यान रखिए और परिवार का ध्यान रखिए और इस तरीके से आगे काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अजय। और ये अजय रोहिला हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी जानकारी हमारे लोगों को मिल गई होगी, और इसे डिफ न्यूज़ जो 80 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है वहाँ हम इसे पब्लिश करेंगे, ताकि एक बेहतरीन एक्टर जो है वो लोगों को आगे जाकर कुछ और अपनी बेहतरता के जो मिसाल है वो दिखा सके, दे सके। और आप लोग देखते रहिए डिफ न्यूज़। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से।